रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, कांग्रेस में मौजूद भाजपाई। क्या राहुल गांधी के ये सब स्टेटमेंट्स केवल भाषणों के लिए हैं या फिर जमीन पर भी उतरेंगे? रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। क्या हरियाणा में कांग्रेस एक व्यक्ति के आगे नतमस्तक रहेगी या आगे बढ़ेगी? ये सवाल क्यों? इसे जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखना होगा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिल्मों में बेशक स्टेटमेंट का विरोध दिखता हो और काउंटर में स्टेटमेंट आता हो कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। राजनीतिक मंचों पर भी सबको मौका देने की बात की जाती हो, लेकिन राजनीति के धरातल पर यही स्टेटमेंट ठीक लगता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कांग्रेस जो फिलहाल हाशिए पर मौजूद लोगों, गरीबों के हितों की राजनीति के नारे दे रही है, क्या इंटरनली वो इस तरह की राजनीति करती है? यूथ कांग्रेस के चुनावों का खर्च और उसके बाद हुई नियुक्तियां ये सवाल उठाती हैं कि क्या कांग्रेस अपने इस फ्रंटल के लिए तय कर चुकी है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या हरियाणा में यूथ कांग्रेस के चुनावों के बाद राहुल गांधी के उन स्टेटमेंट्स पर कोई काम होता दिख पाएगा जिसमें वो कुछ लोगों की मठाधीशी तोड़ने की कोशिश करते दिखते हैं? या फिर यूथ कांग्रेस जैसे फ्रंटल पर भी हुड्डा का वैसा ही कंट्रोल रहेगा जैसा मेन बॉडी पर दिखता है? न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में चर्चा इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हरियाणा में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए हुए चुनावों का रिजल्ट मंगलवार को आया। 20 उम्मीदवार यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव में उतरे थे। पहले 3 स्थान पर रहे निशित कटारिया, सौमिल संधू और मोहित शर्मा। तीनों ही उम्मीदवारों को राजनीति विरासत में मिली है। निशित कटारिया पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के दामाद हैं। इन्हें हुड्डा का समर्थन भी प्राप्त है। सौमिल संधू करनाल के रघुवीर संधू के बेटे हैं और मोहित शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार रहे पंडित होशियारी लाल शर्मा के पोते। जमीन पर कई लोगों ने कहा कि निशित कटारिया के लिए आधी बीजेपी, कांग्रेस के 32 विधायकों, 4 सांसदों और 2 बार के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट मांगे। यूथ कांग्रेस में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए चुनाव करवाने की पहल राहुल गांधी ने 2008-9 में की थी। उस वक्त इसे एक रिफॉर्मेटिव एक्शन के तौर पर देखा गया। राहुल का मकसद था आम घरों के युवाओं को मौका मिल सके और यूथ कांग्रेस जैसा फ्रंटल प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रखने वाले नेताओं की पसंद तक महदूद न रहे। लेकिन जमीन पर यह ऑब्जेक्टिव पूरा होता नहीं दिखता। कुछ उदाहरण देखिए। 2023 में पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए मोहित मोहिंद्रा, जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता ब्रह्म मोहिंद्रा के बेटे हैं। 2021 में कर्नाटका यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए मोहम्मद हैरिस नलपड़। इनके पिता 2008, 13, 18 और 23 में विधायक बने और अकूत संपत्ति के मालिक हैं। 2023 में जिन्होंने 439 करोड़ रुपयों की संपत्ति की घोषणा की। शिवचरण रेड्डी 2024 में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रेवंत रेड्डी के साथ इनके संबंध क्लोज बताए जाते हैं। इनके पिता जकिड्डी प्रभाकर रेड्डी विधानसभा इंचार्ज हैं। इस तरह के और भी उदाहरण हैं। हरियाणा में दिव्यांशु बुद्धिराजा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनसे पहले सचिन कुंडू इस पद पर थे। सचिन कुंडू से पहले अमित सिहाग और उससे पहले चिरंजीवी राव हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चिरंजीवी राव कांग्रेस के बड़े नेता अजय यादव के बेटे थे और उनके बाद के अब तक के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हुड्डा के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, चाहे वो अमित सिहाग हो, सचिन कुंडू हो या दिव्यांशु बुद्धिराजा। ये दिखाता है कि यूथ कांग्रेस में हुड्डा गुट का प्रभाव जबरदस्त रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या यूथ कांग्रेस बड़े नेताओं के शक्ति प्रदर्शन का मंच था? क्या कांग्रेस अपने इस फ्रंटल से यही अपेक्षा रखती है? क्या यूथ कांग्रेस पार्टी के विस्तार में सहयोगी बन पाया और क्या इससे नई लीडरशिप खड़ी हुई जो पहले से ही स्थापित नेताओं से इतर हो? राहुल गांधी ने जब चुनाव शुरू करवाए तब उनका मकसद था सबके लिए मौका, एक ब्रॉडर कनेक्ट और पार्टी का विस्तार। क्या ये पूरा हो पा रहा है? सिलसिलेवार ढंग से इन सवालों को समझते हैं। सबसे पहली बात, सबके लिए मौके की। इसके लिए सबसे जरूरी तो यह है कि हर कोई एलिजिबल हो चुनाव लड़ने का। यह बॉक्स टिक होता है। लेकिन केवल चुनाव लड़ने का मौका ही पर्याप्त नहीं है। इसकी प्रक्रिया भी सबके लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट बनाने के लिए IYC के एप्लीकेशन में लोगों की डिटेल्स दर्ज कर उन्हें मेंबर बनाना होता है और इसी फॉर्म में वो अलग अलग पदों के लिए अपने कैंडिडेट का चुनाव भी करते हैं। हर मेंबर को 50 रुपए जमा करवाने होते हैं। प्रैक्टिकली ये होता कैसे है? तो साहब, कैंडिडेट्स कुछ लड़के लड़कियों की टीम हायर करते हैं। ये टीम दिन भर घूमकर लोगों के फॉर्म भरती है और फिर कैंडिडेट उनके लड़कों द्वारा ऐड किए गए मेंबर्स की फीस खुद जमा करवाते हैं।
इसमें दो तरह के खर्चे शामिल हो गए। पहला, लड़के लड़कियों की टीम का खर्च जो डाटा फीड कर रहे हैं, और दूसरा मेंबरशिप फीस। हरियाणा में लगभग 2.25 लाख वोट पड़े। मेंबरशिप फीस हुई लगभग 1,12,50,000। ये हरियाणा जैसे छोटे राज्य का आंकड़ा है। इन 2.25 लाख वोट्स में से वैध वोट रहे लगभग 61,000। अब सोचिए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो करोड़पति ना हो वो ये चुनाव लड़ सकता है? दूसरी बात, ब्रॉडर कनेक्ट की और पार्टी के विस्तार की। वैसे तो इंडियन यूथ कांग्रेस आईएनसी का एक फ्रंटल है, युवाओं का प्लेटफॉर्म है, लेकिन दबदबा यहां भी आईएनसी के स्थापित नेताओं का ही चलता है। अलग अलग नेता या अलग अलग गुट अपना कैंडिडेट का चुनाव करती है। कैंडिडेट या तो अपने घर परिवार का ही लड़का होता है या अपना कोई लॉयलिस्ट। हरियाणा में यूथ कांग्रेस पर हुड्डा गुट की पकड़ मजबूत है। फिलहाल हुए चुनावों में हुड्डा गुट ने जिस कैंडिडेट का समर्थन किया वो है निशित कटारिया। निशित पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी और हरियाणा की राजनीति को जानने समझने वाले लोगों के अनुसार हरियाणा में इस वक्त 32 विधायक और 4 सांसद हुड्डा गुट के हैं। थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचिए, क्या ये सब लोग हुड्डा गुट के उम्मीदवार का ही समर्थन नहीं करेंगे? ऐसे में कोई ऐसा लड़का जो उस गुट का नहीं है या जिसके भयंकर पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं हैं, इन चुनावों को जीत सकता है? ऐसे में ब्रॉडर कनेक्ट या पार्टी का विस्तार कैसे होगा? नई लीडरशिप डेवलप कैसे होगी? अब बात कर लेते हैं हरियाणा में कांग्रेस के राजनीतिक इक्वेशंस की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ा चेहरा दिखते हैं, लेकिन इनके नेतृत्व में कांग्रेस 2014, 19 और 24 लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बड़े नेताओं के साथ हुड्डा के समीकरण कभी ठीक रहे नहीं। राव इंद्रजीत से लेकर किरण चौधरी तक ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और आरोप लगाया कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। पहले अशोक तंवर और फिर कुमारी शैलजा के साथ भी हुड्डा के समीकरण ठीक नहीं रहे। अशोक तंवर के समर्थकों और हुड्डा के समर्थकों के बीच तो मारपीट तक भी हुई थी। 2019 में प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए हुड्डा अशोक तंवर को अध्यक्ष पद से अलग करने में कामयाब हुए। उसके बाद 2022 में कुमारी शैलजा को भी इस पद से जाना पड़ा। नए अध्यक्ष उदय भान हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। रिजल्ट्स पक्ष में हो तो आपके सारे मूव सही दिखते हैं, लेकिन ऐसा ना होने पर सारे गलत, और रिजल्ट्स हुड्डा के पक्ष में नहीं है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस एक ऐसे नेता को बैक कब तक करेगी जो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा हो? सवाल यह भी कि यूथ कांग्रेस पर भी उसी नेता का दबदबा क्या कांग्रेस के लिए हितकर होगा? अब बात हाल ही में संपन्न यूथ कांग्रेस के चुनावों की जो हरियाणा में हुई। हुड्डा गुट के उम्मीदवार निशित कटारिया चुनाव जीते, सोमेल संधू दूसरे नंबर पर रहे और मोहित शर्मा तीसरे पर। तीनों राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। निशित कटारिया के पिता सुखबीर कटारिया मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा निशित कटारिया सुभाष बराला के दामाद हैं, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। 32 विधायकों और 4 सांसदों पर पकड़ रखने वाले हरियाणा के 2 बार के सीएम हुड्डा के समर्थन से इन्हें सर्वाधिक वोट मिला है। दूसरे नंबर पर रहे सोमेल संधू। इनके पिता रघुवीर संधू घरौंडा विधानसभा से कांग्रेस की राजनीति करते हैं। प्रदेश के बड़े नेताओं की बात करें तो इनका झुकाव भी हुड्डा की तरफ रहा है, लेकिन टिकटार्थी में नाम रहने के बावजूद कभी टिकट नहीं मिल पाया। इनकी विधानसभा हरियाणा के उन चंद विधानसभाओं में से है जहां राजपूतों की संख्या सिग्निफिकेंट है, और यहां से 2019 को छोड़ दें तो 2005, 9, 14 और 24 में वीरेंद्र राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया, जो केसी वेणुगोपाल के करीबी माने जाते हैं। मोहित शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। इनके दादा होशियारी लाल शर्मा का कद कांग्रेस में बड़ा माना जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहित शर्मा को रणदीप सिंह सुरजेवाला का समर्थन प्राप्त था। प्रोसेस के मुताबिक चुनावों के बाद इंटरव्यू के बाद प्रदेशाध्यक्ष अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन सवाल यही कि फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू को ध्यान में रखकर किया जाएगा या फिर स्थापित नेताओं के समर्थन को। कई लोग पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हैं। मुख्य बिंदु है इन चुनावों में होने वाला खर्च। क्या यूथ कांग्रेस के चुनावों का मुख्य फोकस चुनावों के दौरान किए गए मेंबरशिप ड्राइव से इकट्ठा होने वाला पैसा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई सवाल हो तो वो भी भेज दें ताकि उसका जवाब देने की कोशिश हम अपने अगले वीडियो में कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।